हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का लेसन 7 पढ़ेंगे एंड दिस चैप्टर इज़ ऑन इंडिया इन द करंट मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुध्रुवीय, यानी ऐसी वैश्विक व्यवस्था जिसमें शक्ति किसी एक देश के हाथ में केंद्रित ना हो। कोई एक ही कंट्री सुपर पावर ना हो, बल्कि शक्ति कई देशों के बीच बटी हुई हो। तो आज की दुनिया मल्टीपोलर है। अब भारत का इस बहुध्रुवीय विश्व में क्या योगदान है, ये इस चैप्टर में हम समझेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। भारत के लिए क्या भविष्य में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चुनौतियां हैं। मल्टीलेटरल फोरम्स में भारत का क्या योगदान है। वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उसमें इंडिया कैसे पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है आउटलाइन? चलो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पीडीएफ वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देखो, शुरुआती चैप्टर्स में हमने कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड की बात करी थी। कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड लेवल पे दो सुपर पावर्स थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दैट मीन्स उस वक्त दुनिया बाईपोलर थी। बाई मतलब दो। 1991 के बाद अमेरिका अकेला सुपर पावर बचा एंड दिस वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। और आज के समय में दुनिया मल्टीपोलर है। दिस मीन्स पावर इज नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय जस्ट वन और टू कंट्रीज। आज के समय में वैश्विक स्तर पर शक्तियों का विभाजन है। अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ये सब ग्लोबल पावर्स हैं। इसीलिए अब इंडिया मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच रखता है। इस टॉपिक से सवाल भी आ चुके हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुध्रुवीय विश्व में भारत की क्या भूमिका है। देखो, दुनिया को मेनली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक वेस्टर्न एक्सिस और दूसरा ईस्टर्न एक्सिस। इधर अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इन्हें वेस्टर्न एक्सिस कहा जाता है, और इधर अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, ये सब ईस्टर्न एक्सिस में आ जाते हैं। भारत अब दोनों तरफ के देशों से अपने संबंध रखता है। अमेरिका के साथ भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और रशिया भी हमारा क्लोजेस्ट एलाई है, जबकि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। अमेरिका के साथ हम क्वाड अलायंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इधर रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ हम ब्रिक्स और एससीओ समिट्स में भी शामिल होते हैं। तो हमें किसी एक देश पर निर्भर नहीं हो जाना है। इंडिया डज नॉट वांट टू डिपेंड ओनली ऑन वन साइड, क्योंकि जिसके सामने आप झुक जाओगे वो आपका इस्तेमाल करेगा। तो हम क्यों किसी एक ही सुपर पावर के साथ संबंध रखें। वी विल हैव एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विथ एवरीवन। जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल रूल चलता है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हर देश अपने फायदे के हिसाब से संबंध रखता है। कोई कंट्री किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई कंट्री किसी की परमानेंट एनिमी नहीं होती। कल को अपने ही दुश्मन देश में फायदा दिखे तो वो दुश्मनी दोस्ती में भी बदल सकती है। अब इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दुनिया को अब पता है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई शक्ति है और कोई अन्य देश हमें निर्देश नहीं दे सकता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत पर दबाव बना रहे थे कि तुम रशिया के खिलाफ बोलो। हमने कहा तुम कौन होते हो भाई, हमारी मर्जी, अपनी फॉरेन पॉलिसी हम चलाएंगे, तुम काहे कूद रहे हो। रशिया के अगेंस्ट बोलना है या यूक्रेन के साथ रहना है, ये हम तय करेंगे, तुम्हारे निर्देशों का पालन थोड़ी करना है हमें। सो इंडिया हैज क्लियरली टोल्ड द वर्ल्ड दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट राइजिंग पावर। नोबडी कैन डिक्टेट और ऑर्डर इंडिया व्हाट टू डू। फैसले हम वही लेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए बेहतर हों, विच इज बेस्ट फॉर द इंडियन पीपल। इंडिया विल मेक डिसीजंस बेस्ड ओनली ऑन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत का ये है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरे हैं। ये वर्ल्ड मैप में जो ऊपर वाली कंट्रीज हैं ब्लू में, ये ग्लोबल नॉर्थ में पड़ती हैं, बाकी ये नीचे वाली ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। नॉर्थ में ऑलरेडी ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। पर साउथ वाले हिस्से में स्पेशली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कई सारी कंट्रीज अभी भी पुअर एंड डेवलपिंग है। इंडिया भी इन्हीं में से एक है। वी आर इन डेवलपिंग फेज। तो आजकल इन्हीं सारी कंट्रीज को कलेक्टिवली ग्लोबल साउथ कहा जाता है। द ग्लोबल साउथ इज अ टर्म यूज्ड फॉर द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये जो नॉर्थ वाले नेशंस हैं साउथ से बहुत पहले डेवलप हो चुके हैं, पर इन्होंने साउथ की प्रॉब्लम्स पर अक्सर ध्यान नहीं दिया है। ध्यान तो छोड़ो, ब्रिटेन जैसे देश तो दुनिया का सब कुछ लूट के लेके चले गए। इतनी छोटी सी कंट्री से थे ब्रिटिशर्स, और इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब पर कभी ब्रिटिश एम्पायर का ही राज हुआ करता था। हिस्टोरिकली रिच वेस्टर्न नेशंस हैव ऑफन इग्नोर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल साउथ।
So India has proudly taken the responsibility to be the leader and the voice of the global South nations. अब भारत ने इन सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज का नेतृत्व करने का जिम्मा ले लिया है। जब भी इंडियन लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स किसी बड़ी ग्लोबल मीटिंग्स को अटेंड करते हैं तो इन पुअर कंट्रीज के लिए सस्ते लोन्स, सस्ती दवाइयाँ और क्लाइमेट जस्टिस के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। अगला टॉपिक है प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। प्रोस्पेक्ट्स यानी भविष्य में क्या अवसर हैं हमारे लिए, और चैलेंजेस यानी चुनौतियां, प्रॉब्लम्स। यू कैन सी अ पीवाईक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग ग्लोबल पावर। उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के लिए क्या अवसर और चुनौतियां हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल भी है कि एनालाइज द एमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देखो, पूरी दुनिया इस बात पे सहमत है, एवरीवन इन द वर्ल्ड एग्रीज दैट इंडिया इज राइजिंग वेरी फास्ट। भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 6-6.5% पर ईयर जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की। पर सचमुच एक ग्लोबल पावर बनना इतना आसान नहीं है। प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यंग पॉपुलेशन। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ग्लोबली। और युवा होने का मतलब है कि ये लोग काम करने और कंज्यूम करने के लिए तैयार बैठे हैं। पर जापान, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में अब आबादी बूढ़ी हो रही है, ओवर एज जनसंख्या ज्यादा है, वो काम नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। और डेवलप्ड नेशंस में लोग अब ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। पर भारत इसमें आगे है। कुछ आए ना आए, संभोग करना यहाँ सबको आता है। ऐसे ही थोड़ी 150 करोड़ हो गए हैं। जहाँ कमी होती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों में आपको बहुत सारे भारतीय लोग मिल जाएंगे जो वहाँ काम करने के लिए गए होते हैं। तो यंग पॉपुलेशन होने से वर्कफोर्स एडवांटेज है हमें। दूसरी स्ट्रेंथ है हमारी इकोनॉमी। भारत अभी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 1.4 बिलियन लोगों का इतना बड़ा मार्केट है। दुनिया भर के देश अब भारत से अपने ट्रेड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा होगा, वहीं पे माल बिकेगा। कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजोन, दे आर हैविली इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तीसरी स्ट्रेंथ है हमारी मिलिट्री एंड स्पेस पावर। दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री हमारी है। इंडिया एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री भी है। परमाणु हथियार भी हैं हमारे पास। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की दुनिया भर में रेस्पेक्ट है। अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-3 को मून पे लैंड करवाया था। एक मूवी जितने बजट में बनती है उससे भी कम में हम चांद पे पहुंच गए। चंद्रयान-4 को भी 2027-28 में लॉन्च करने पर काम चल रहा है। चौथी स्ट्रेंथ है हमारी सॉफ्ट पावर। योग जो है भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। दुनिया भर में फेमस है। बहुत से विदेशी पर्यटक योग सीखने भारत आते हैं। अब तो हमने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। 2014 में प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सामने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव रखा था। 177 देशों ने इसका सपोर्ट किया और 2015 से हर साल 21 जून को अब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। Another, we have highly educated Indian diaspora. विदेशों में भी भारतीय मूल के लोगों का जलवा है। CEO ऑफ टॉप अमेरिकन कंपनीज सुंदर पिचाई लीडिंग द गूगल, माइक्रोसॉफ्ट लेड बाय सत्या नडेला, यूट्यूब के CEO नील मोहन, एडोबी के CEO शांतनु नारायण, दे ऑल आर इंडियन ऑरिजिन पीपल। यूके के प्रधानमंत्री रह चुके ऋषि सुनक, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा, ये सब भी भारतीय मूल के ही लोग हैं। तो बिजनेस एंड पॉलिटिक्स में भी पूरी दुनिया में भारतीय लोगों का जलवा है। ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड करने में भी भारत हमेशा आगे रहता है। कोविड में हमने गरीब देशों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड की थी। आस पड़ोस के देशों में कहीं भी बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो भारत उन्हें भी मदद पहुंचाता है। ये सब तो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। अब वीकनेसेस पर बात करते हैं। पहला चैलेंज है इंडिया के लिए द एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना। दिस इज करेंटली द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर इंडिया। चाइना अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर लगातार बढ़ा रहा है, पर इनसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, स्पेशली अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर इन्होंने बॉर्डर वॉर छेड़ दी तो हम कमजोर पड़ सकते हैं। सेकंड चैलेंज है हमारे पड़ोसी देशों में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी इन द नेबरहुड। पाकिस्तान वैसे ही डूबा हुआ है, इनसे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण परेशान हैं। अफगानिस्तान में भी तालिबान मिलिटेंट ग्रुप का रूल है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। नेपाल में भी पॉलिटिकल टेंशंस हैं। अभी हाल ही में वहाँ जेंजी लोगों ने आंदोलन कर दिया था तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है, वहाँ भी जेंजी लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ा। और यहाँ तो लोगों ने हद ही कर दी थी।
प्रोटेस्टर्स प्रधानमंत्री के आवास में ही घुस गए, कमरे में से उनकी लिंजरीज तक निकाल लाए, कोई बाल्टी लेके भाग गया, कोई अटैची लेके भाग गया, कोई ब्लाउज निकाल लाया। ऐसे तो लोग हैं हमारे पड़ोस में। तीसरी वीकनेस है हमारी डिपेंडेंसी। हम ऑयल के लिए रशिया और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इंडिया डज नॉट हैव इनफ ऑयल अंडरग्राउंड। 80% ऑफ द ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर कहीं पे वॉर छिड़ जाती है तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपने एडवांस मिलिट्री वेपन्स फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ भी डिपेंडेंसी है। इंडिया स्टिल बाइज मैनी ऑफ इट्स एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। अपाची और चिनूक जैसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से मंगाए हुए हैं। राफेल फाइटर जेट फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है। तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन, इंडियाज एंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फोरम्स। देखो, फोरम का मतलब होता है मीटिंग प्लेस और मल्टी का मतलब होता है मैनी। अ मल्टीलेटरल फोरम इज अ ग्रुप वेयर मैनी कंट्रीज कम टुगेदर। जब कई देश मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं ग्लोबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए या ग्लोबल रूल्स बनाने के लिए या ट्रेड पर्पस से, तो इन ग्रुप्स को मल्टीलेटरल फोरम कहा जाता है। इनमें मल्टीपल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स और डिप्लोमेट्स शामिल होते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्टीलेटरल है, यानी बहुपक्षीय मंच। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशंस हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, G20 ग्रुप है। एक एक करके सारे ग्लोबल ग्रुप पे बात करेंगे। कई सवाल भी पूछे जा चुके हैं इससे। इवेलुएट इंडियाज एंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फोरम्स। बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी का मूल्यांकन कीजिए। चलिए यूनाइटेड नेशन से शुरुआत करते हैं। अब यूएन जो है ये एक वैश्विक संस्था है। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं। इस संस्था का उद्देश्य ये है कि दुनिया में शांति स्थापित की जाए और कहीं भी युद्ध की स्थिति हो या हिंसा की स्थिति हो तो उसे रोका जाए। कोई भी ऐसी समस्या जिससे पूरे दुनिया में व्यवस्था बिगड़ती हो, चाहे वो दो देशों के बीच युद्ध हो, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम हो, क्लाइमेट चेंज हो, इनको सुलझाने का काम यूएन ही करता है। यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं इसमें भारत सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दुनिया में शांति स्थापित करने और वॉर को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन को फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। दर्जनों पीस मिशंस में हमने अपने लाखों सैनिकों को भेजा है। वी आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ सोल्जर्स टू यूएन पीस मिशंस। अभी वर्तमान में जो भी यूएन में बड़े फैसले होते हैं उन्हें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। यह काउंसिल दुनिया के 5 पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ये पांचों इस काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। यूएन में बड़े डिसीजंस लेने की पावर इसी ग्रुप के पास होती है। भारत भी इस ग्रुप में परमानेंट सीट चाहता है। लंबे समय से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर चाइना नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट सीट मिले काउंसिल में। देखते हैं इसमें कब तक हम ऐड हो पाते हैं। दूसरा फोरम है ब्रिक्स। B यानी ब्राजील, R यानी रशिया, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका। इन पांचों कंट्रीज को मिला के ओरिजिनली ये ग्रुप बनाया गया था। फिर 2024-25 में इसे और एक्सपैंड किया गया है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये देश भी अब ब्रिक्स ग्रुप के मेंबर हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। अभी 2026 की ब्रिक्स समिट इंडिया में ही होस्ट की जाएगी। इन सारे कंट्रीज के लीडर्स इसमें भारत आएंगे। इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स। इट इज होस्टिंग द मेजर समिट्स दिस ईयर। भारत अक्सर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल डेवलपिंग नेशंस की आवाज उठाने के लिए करता है। पुअर कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्रस्ताव भारत ने ही रखा था। नेक्स्ट मल्टीलेटरल फोरम इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये यूरोप और एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसे सिक्योरिटी और ट्रेड पर फोकस करते हुए बनाया गया है। रशिया और चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स प्लस सेवरल सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ये सब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। SCO का ही एक ऑर्गन है रैट्स करके, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सहयोग करती हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस ग्रुप में कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं जिनसे हमें ऑयल एंड गैस मिलता है। इंडिया यूजेस दिस ग्रुप टू सिक्योर ऑयल एंड गैस फ्रॉम सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट इज G77। जी यानी ग्रुप ऑफ 77। G77 यूनाइटेड नेशन में एक डेवलपिंग नेशंस का बहुत बड़ा ग्रुप है। इसकी शुरुआत 77 कंट्रीज के साथ हुई थी, इसीलिए इसका नाम G77 पड़ा। पर अब इस ग्रुप में 130 मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं। ध्यान रखना कि ये ग्रुप यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंट्रीज का गठबंधन है, और जब कई देश मिलकर संगठित हो जाते हैं तो एक मजबूत आवाज बनती है।
It helps poor and middle income countries to negotiate as one big bloc. इंडिया इस ग्रुप का पावर हाउस मेंबर है। ट्रेड और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर हम इस समूह का नेतृत्व करते हैं। इस ग्रुप के जरिए हम ये डिमांड भी पुश करते हैं कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट G20। इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हाल ही में G20 की मीटिंग इंडिया में ही हुई थी और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फोरम्स में से एक है। अब देखो, ये जो ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं, इनकी समिट एवरी ईयर अलग अलग कंट्रीज में होस्ट की जाती है जो इनके मेंबर्स होते हैं उनमें। जैसे 2025 में ब्रिक्स की समिट चाइना में हुई थी, तब प्रधानमंत्री चाइना गए थे। फिर 2026 की समिट इंडिया में शेड्यूल्ड है, तो अब सारे लीडर्स यहाँ आएंगे। फिर अगले साल किसी और कंट्री में होगी। ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है। अब G20 जो है, ये दुनिया के 19 रिचेस्ट कंट्रीज प्लस एक पूरा यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसे G20 कहते हैं, ग्रुप ऑफ 20। यही 20 मिलकर दुनिया का 85% मनी और ट्रेड कंट्रोल करते हैं। भारत भी इसका सदस्य है। 2023 के G20 समिट की अध्यक्षता भारत ने ही की थी। इंडिया वॉज गिवन द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। दिस मीन्स इंडिया होस्टेड द मीटिंग्स एंड सेट द एजेंडा फॉर द होल ईयर। जो भी होस्ट कंट्री होता है, सारी मीटिंग्स वहीं ऑर्गेनाइज की जाती हैं और पूरे साल का एजेंडा भी वही देश तय करता है। 2023 में जब इंडिया को प्रेसिडेंसी दी गई थी, तो हमने थीम रखा था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लीडर्स फ्रॉम ऑल 20 पावरफुल नेशंस केम टू इंडिया दैट ईयर। इस प्रेसिडेंसी में 3 बड़ी उपलब्धियां रही हमारे लिए। इंडियाज G20 लीडरशिप वॉज अ मैसिव सक्सेस। इंडिया अचीव्ड 3 हिस्टोरिकल थिंग्स। पहली, हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप में ऐड करवाया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अभी भी कई सारी कंट्रीज पुअर या डेवलपिंग फेज में हैं और लंबे समय से इन्हें इग्नोर किया जाता रहा है, पर हम इनकी आवाज बने। नई दिल्ली में इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। सभी देशों ने इस पर सहमति जताई और अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप का 21वां मेंबर बना दिया गया। और ये दिखाता है कि इंडिया इज द ट्रू लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा अचीवमेंट, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। जब समिट होती है तो इसमें सब देशों की आपसी सहमति से एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें आगे के ग्लोबल एक्शन प्लान्स, टारगेट्स और दुनिया के बड़े मुद्दों पे सब देशों का क्या स्टैंड रहेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। इसे लीडर्स डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब उस साल दुनिया भर में टेंशन्स चल रही थी। रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रशिया के खिलाफ खड़े हुए थे। तो ऐसे में ये लग रहा था कि G20 की मीटिंग फेल कर जाएगी, क्योंकि लीडर्स एक फाइनल डॉक्यूमेंट पे एग्री नहीं करेंगे। वेस्टर्न एक्सेस और ईस्टर्न एक्सेस दोनों की सहमति बन पाएगी, इसकी संभावना कम थी। पर भारत अपनी रणनीति और कूटनीति से सब देशों को एक साथ लाने में सफल रहा। India used its excellent diplomacy to bring everyone together. They successfully signed the New Delhi Leaders Declaration with 100% agreement. फाइनल डॉक्यूमेंट को सभी 20 देशों ने मंजूरी दे दी थी। तीसरा अचीवमेंट रहा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल यानी एग्रीकल्चर वेस्ट और एनिमल वेस्ट से बना हुआ ईंधन। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भारत ने ये नया बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। इसे प्रधानमंत्री ने समिट के दौरान ही ऑफिशियली लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था कि पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी कम की जाए और क्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। जिन देशों के पास बायोफ्यूल्स बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज है, वो उसे बाकी देशों को भी पहुंचाएं, ताकि कोल, डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो और कार्बन एमिशन घटे। तो इस तरह ये समिट सक्सेसफुली होस्ट करके हमने दुनिया को ये दिखला दिया कि वी आर अ लीडिंग ग्लोबल पावर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल फाइट्स। दुनिया में कैसी भी स्थिति हो, हम सबके साथ तालमेल बैठाने में सक्षम हैं। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
लूला डी सिल्वा को and हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं De Silva. और मैं उनको And now I प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। G20 India. One Earth, one family, one future. ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। भारत की डिप्लोमेसी और लीडरशिप पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखिए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।